Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan, ऑप्स एंड गायनी स्पेशलिस्ट फ्रॉम KGMC लखनऊ। तो आज हम एक बहुत ही जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है वजाइनल डिस्चार्ज। देखा होगा अक्सर फीमेल्स कंप्लेन करती हैं, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि बताती हैं उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वजाइना से, या उसको कहते हैं सफ़ेद पानी आ रहा है। तो इसके क्या इम्प्लिकेशन हैं, क्या क्या कौन सा जो वाइट पानी है या वजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें मैंने इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ये है कि ये जो सिक्रीशंस आते हैं ये वजाइनल ग्लैंड होती हैं और सर्विक्स में, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें ग्लैंड्स होती हैं, उनका ये सिक्रीशन होता है। तो जो नॉर्मल सिक्रीशन होता है वो थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत थोड़ा होता है, कम होता है। और इसके साथ ये है कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होती। ये सारे फीचर्स होते हैं नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के। अब नॉर्मल वजाइनल जो डिस्चार्ज है वो जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हार्मोन के अंडर में रहती है, उसकी कंट्रोल में रहती है। तो उसी तरह से जो वजाइनल डिस्चार्ज है ये कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कैसा होता है। तो वो मैंने उसको 3 फेजेज में डिवाइड किया है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1st to 5th डे तक तो मेंसेस हुई, मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ। उसके बाद 6th से 11th डे तक क्या होता है कि ये जो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर में होता है, तो इसलिए वजाइनल डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल थिन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। फिर आता है ओव्यूलेशन का टाइम। ओव्यूलेशन का टाइम जो 13 to 16th डे तक होता है, इसमें ओव्यूलेशन में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो क्या होता है कि उसमें बहुत कोपियस डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो थिन होता है। बट फीमेल को एक वेटी फीलिंग होती है, उसको गीला होता है, गीलापन महसूस होता है। और पुराने टाइम में जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकें, तो इससे पता लगता था कि जब ये डिस्चार्ज होता था, बहुत कोपियस होता है ये, तो इससे पता चलता था कि ओव्यूलेशन हो रहा है। तो हर फीमेल को ये पता होना चाहिए कि जब उसका ओव्यूलेशन होता है, अंडा फूट के ओवरी से फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, दैट इज़ नोन एज ओव्यूलेशन, तो उस समय उसको वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और वो नॉर्मल होता है। अब है पोस्ट ओव्यूलेशन। पोस्ट ओव्यूलेशन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो अधिक मात्रा में रहता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है वो एक तो कम होता है, दूसरा थिक होता है, वाइट होता है, उसमें भी कोई भी स्मेल नहीं होती। तो ये हो गया नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। तो जो नंबर 1 पॉइंट मैंने दिया था कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है वो ये होता है। अब सेकेंड बात ये आती है, सेकेंड पॉइंट ये आता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएँ। तो डॉक्टर के पास आप जाएं, उसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। नंबर 1, अगर आपकी जो आपको कंसिस्टेंसी देखनी है कि वो डिस्चार्ज कैसा है। अगर वो डिस्चार्ज थिक है, कर्डी है, जैसे दही होता है, फटा फटा सा है, और वो उसके साथ साथ वहाँ पे इचिंग हो रही है, उसमें थोड़ी स्मेल भी कई बार आती है, और वहाँ कुछ दाने हो रहे हैं, यूरिन में बर्निंग हो रही है, वहाँ पे लग रहा है पेशाब, तो अगर ऐसी कुछ परेशानी है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये शो करता है कि आपको शायद फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग कहते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट जो होता है एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है। एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, जैसे 1 कैन आती है, फ्लूकॉन आती है, ये हफ्ते में 2 बार ली जाती हैं और 6-6 हफ्ते तक खानी पड़ती हैं। उसके साथ में कुछ वजाइनल क्रीम देगी आपको डॉक्टर, जैसे कि कैंडिड वजाइनल क्रीम आती है, कुछ पैसरी देती हैं अंदर रखने के लिए जो कि कैंडिड के नाम से ही भी आती हैं। तो इस तरह अगर आप ये सब अपनी दवाई पूरी करेंगे तो ये ठीक हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, कि अगर कर्डी है और अगर कर्डी नहीं है, वैसे थिक है और बोलस में थोड़ा थोड़ा बोलस में आ रहा है, तो इसके कारण कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ट्राइकोमोनियासिस होता है।
तो एक तो वो डॉक्टर आपका देखेगा कि उसके बारे में पूछेगा कि कंसिस्टेंसी कैसी है, कैसा आता है डिस्चार्ज। नंबर 2 है कि कलर पूछेगी डॉक्टर आपकी, तो वो कलर क्या क्या, ग्रीनिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, या कभी कभी मडी कलर का होता है जैसे मिट्टी होती है, या कभी ब्राउन कलर का हो सकता है। तो जो भी कलर है वो आपको बताना है अपनी डॉक्टर को कि ये कलर का आपको डिस्चार्ज आ रहा है। फिर वो जो डिस्चार्ज होता है इट इज़ वेरी मच इन अमाउंट, तो ये आपको बॉदर करता है, आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो आपके प्राइवेट क्लोथिंग्स हैं, उनको वो डर्टी करता है। तो इसलिए वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो क्या ट्रीटमेंट क्या होगा? अब ट्रीटमेंट में ये है कि डॉक्टर आपका देखेगा कि ये बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासिटिक है, कैसा है, उसी तरह से आपको दवाई दी जाएगी। अगर उनको लगता है कि ये बैक्टीरियल है तो आपको उसमें कई दवाइयाँ आती हैं। एक तो एज़िथ्राल टैबलेट आती है 500 मिलीग्राम ओडी दी जाती है फॉर 7 to 10 डेज़। फिर ऑर्नोफ टैबलेट आती है जो ऑफ्लोमैक एंड ऑर्निडाजोल 2 टैबलेट का कॉम्बिनेशन होती है। ऑर्नोफ टैबलेट दी जाती है 1 BD फॉर 14 डेज़ तक लेनी पड़ सकती है आपको। हो सकता है कम दिन में भी आपका ठीक हो जाए। तो लेकिन ये डॉक्टर आपका जो इन्फेक्शन है उसकी मतलब उसकी देख के कि कितना एक्सटेंट है, क्या है, तो उस तरह से आपको देगी। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल हो गए। अब इसमें डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह देनी पड़ सकती है। तो ये देखना होता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, उसी तरह से आपको दवाई मिलती है। और फंगल का मैंने बता दिया आपको कि फंगल अगर देखा, उनको लगा कि फंगल है, इचिंग है, रेडनेस है चारों तरफ, या उसमें एसोसिएटेड आपको कुछ दाने हो रहे हैं, तो फिर उस एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है। एलर्जी, आपने कोई नया सोप यूज़ किया, कोई नई क्लोथिंग यूज़ करी, उससे आपको एलर्जी हो गई, तो एंटी एलर्जिक देनी पड़ जाती है। उस तरह से आप कोई एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, सेट्रिजिन वगैरह। ओडी लेनी होती है फॉर 5 डेज 7 डेज, जितना भी इचिंग जब तक है आपको तब तक लेनी पड़ेगी। तो ये उसका ये ट्रीटमेंट हो गया। अब बात आती है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि व्हाट इज़ नॉर्मल, सेकेंड पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू हैव टू रीच टू योर डॉक्टर, थर्ड पॉइंट मैंने बताया क्या ट्रीटमेंट है। फोर्थ पे अब आते हैं कि हाउ विल यू मेंटेन योर हाइजीन, आप अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे। अब हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने जो प्राइवेट पार्ट्स के क्लोथिंग है उस पर ध्यान देना है। यू हैव टू वेयर कॉटन पैंटीज़, कभी भी आपको ऐसी जो सिंथेटिक पैंटीज़ हैं वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर मॉइस्चर इसने कैच कर लिया, तो जितने भी सिंथेटिक कपड़े हैं सब मॉइस्चर कैच करते हैं। मॉइस्चर कैच करने से क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया भी और फंगस भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसलिए आपको कॉटन पैंटीज़ पहननी है, उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। ठीक है, और आपको दूसरी बात यह है कि जो पैंटीज़ है हमेशा ड्राई करके पहननी है, धूप में खूब सुखा ले तब पहने। अब अगर मान लो आजकल जैसे रेनी सीज़न है, इसमें अगर आपके कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो आप प्रेस कर लीजिए, आयरन कर लीजिए, बिल्कुल उसको सुखा के तब आप पहनिए। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है कहीं साइड में जो इलास्टिक वगैरह होती है वहाँ पे रह जाता है इन्फेक्शन, वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही कम लेने हैं। मतलब क्या है, आलू, मीठा चावल है, चिकनाई है, ये सब बहुत कम रखना है। जितना आप कार्बोहाइड्रेट लो लोगे उतना ही ये कम पनपेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं, अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शुगरी डाइट्स लेते हैं, जैसे स्वीट्स लेते हैं, मिठाई है या चॉकलेट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मिठाई और ऐसी चीज़ें बहुत कम रखनी है। अगर आप डायबिटिक हैं या आपका पार्टनर भी डायबिटिक है या आप दोनों में से एक कोई डायबिटिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आलू, मीठा चावल, चिकनाई, ये सब चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को बिल्कुल कट करके रखना है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि आप तो डायबिटिक नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर अगर डायबिटिक है तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया या दूसरा इन्फेक्शन हो गया तो आपको हो जाता है। तो इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरी बात ये है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अब स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जा सकता है, उसके लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ठीक है,
अब नंबर 5 पॉइंट आता है कि प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मान लो आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गया, दवाई कर ली, लेकिन ये बार बार रिकर कर जाता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना है। रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन सबसे अच्छा यही है कि आप उस एरिया को एक तो गीला ना छोड़ें, ड्राई रखें। तो क्योंकि जैसे हम लोग वाटर से वॉश करते हैं तो हमेशा एक तो जब भी आप वाइप करें तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड करें, मतलब सामने से लेके पीछे तक लेके जाएं। जब भी आप उसको पहुँचें अपने प्राइवेट पार्ट्स को, कभी भी पीछे से आगे ना पहुँचें, जिससे कि पॉटी वाली जगह के जो बैक्टीरिया हैं वो उसको इन्फेक्ट ना कर दें। तो इसलिए आपको क्लीनिंग जो करनी है आगे से पीछे की तरफ करनी है, नंबर 1। सेकेंडली ये है कि अगर पानी से वॉश कर रहे हैं तो आपको उसको ड्राई करना है किसी ड्राई क्लोथ से, क्योंकि अगर आपने मॉइस्चर छोड़ दी तो जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करेगा और फिर से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात इसमें ये बहुत आती है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो पैप स्मीयर ज़रूर कराएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनको भी वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है उनमें सर्वाइकल कैंसर की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमेशा डरे नहीं, घबराएं नहीं, परेशान ना हो। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है पैप स्मीयर एंड सर्वाइकल कैंसर पे, उसको देखें। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही जानकारी देने वाला है, कृपा करके उसको देखिए। उसमें यही है कि आपको एवरी 3 ईयर अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए हर बंदे को, हर फीमेल को। लेकिन अगर आपको मान लो वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है आपकी डॉक्टर थोड़ा जल्दी कराए, क्योंकि ये प्री कैंसरस स्टेट में अगर पता लग गया, क्योंकि पैप स्मीयर से पता लग जाता है प्री कैंसरस स्टेट में, मतलब कैंसर शुरू भी नहीं हुआ तभी आपको पता चल जाता है कि शायद ये कैंसर में तब्दील हो सकता है, तो आप उस समय उसको इंटरवेंशन करवा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। तो पैप स्मीयर करवाना ना भूलें वजाइनल अगर डिस्चार्ज है। और टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।